गुड मॉर्निंग। आज जिस डेवलपर के बारे में हमने सेशन रखा है, मैं आज जानकारी जिसके बारे में हम शेयर करेंगे, डेवलपर का नाम है वाइटलैंड। और वाइटलैंड के जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, सेक्टर 76 सेक्टर 76 गुड़गांव एसपीआर रोड या ऑफ एसपीआर रोड पर स्थित प्रोजेक्ट का नाम है द एस्पन। हम ब्लिसविल की बात नहीं करेंगे, वो भी एक प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। एस्पन के बारे में आपको समझाएंगे, बताएंगे, जानकारी शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको उसी तरीके से जब हम हर बार अपने सेशन में बताते हैं, लोकेशन बताएंगे, फिर लोकेलिटी, वहाँ पर डिस्टेंस लैंडमार्क से, जो गुड़गांव के या दिल्ली के लैंडमार्क्स है, मेजर लैंडमार्क्स है, वहाँ से उस प्रोजेक्ट की दूरी कितनी है या समय कितना लगता है, डिस्टेंस कितना है, उसके बारे में बताएंगे आपको। स्टार्टिंग इनिशियली आपको रेरा दिखाएंगे, जैसे हम हर बार दिखाते हैं। रेरा लाइसेंस से हम अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। फिर प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स शेयर करेंगे, प्रोजेक्ट के बारे में एक ओवरव्यू देंगे। प्रोजेक्ट के अंदर फिर फ्लोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने फ्लोर्स हैं, फ्लोर पे कितने अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, साइजेस आपको बताएंगे और एक ओवरव्यू देंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टर के बारे में इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं या आप एंड यूजर हैं, आप लेना चाहते हैं, तो हमारे सेशन के अंत के अंदर आप इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं। तो वेदर टू इन्वेस्ट और टू नॉट टू इन्वेस्ट, आपको हम क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। तो ये लेके चलते हैं वाइटलैंड के द एस्पन प्रोजेक्ट के बारे में। एस्पन 1 के नाम से ये प्रोजेक्ट है। एस्पन 1 टोटल लैंड पार्सल, जो एस्पन की बात करेंगे हम, ब्लिसविल की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल लैंड पार्सल जो वाइटलैंड के पास है तकरीबन 22 एकड़ का है। 7.5 एकड़ उसमें से लगभग 7.5 पौने 8 एकड़ जो है वो ब्लिसविल है, ब्लिसविल के लिए है। ब्लिसविल जो है स्ट्रीट +4 के साथ एक लो राइज अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। हालांकि विसिनिटी वही है, वही एक प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो आज हम हाई राइज की बात करेंगे। हाई राइज का रेरा अलग है। हाई राइज के अंदर जो नाम दिया गया है वो एस्पन 1 है और एस्पन 2 है। ये पुराना रेरा था द एस्पन के नाम से, जहाँ पर 11.96 एकड़ का रेरा था। लाइसेंस एरिया देखिए 11.96 था। ये क्लस्टर 1 और 2 मिलाकर लिया गया था हाई राइज के साथ। अभी हाल फिलहाल के अंदर रिसेंटली 2 टावर्स का अलग से रेरा लिया गया है, जिसका नाम रखा गया है एस्पन 1, जिसमें 2 टावर आ रहे हैं और उसका लैंड पार्सल है 2.31 एकर्स। तो कुल मिला के हाई राइज की एस्पन की बात करते हैं तो लैंड पार्सल है 14.27 एकर्स। 14.5 एकड़ का लैंड पार्सल के अंदर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी के अंदर ये रेरा लिया गया है। पार्ट 1 जिसकी बात कर रहे हैं, क्लस्टर 1 और 2 के अंदर फर्स्ट रेरा के अंदर यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स नंबर ऑफ यूनिट्स देख पा रहे हैं आप, 619 थे। और सेकंड फेज के अंदर जो एस्पन 1 के नाम से रेरा लिया गया है, यहाँ पर रेजिडेंशियल के अंदर टोटल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं 252। ये रेरा है। लोकेशन सेक्टर 76 की हम सब लोग जानते हैं। सेक्टर 76 जो है वो ऑफ एसपीआर रोड आप बोल सकते हैं या ऑफ NH8 बोल सकते हैं। अब ऑफ वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अगर मान लीजिए ये एसपीआर रोड है, यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग बिल्कुल बताते हैं कि बैंग ऑन एसपीआर रोड या बैंग ऑन NH8। जब हम एस्पन की ये सेक्टर 76 की या 77, 78 की ये डिवाइडिंग रोड पे यहाँ पर आपका DLF अपना एक लग्जरी प्रोजेक्ट द प्रिवाना के नाम से लेकर आ रहा है, प्रिवाना साउथ के नाम से लेकर आ रहे हैं, तो बताने में फायदा क्या होता है अगर हम ऑफ एसपीआर रोड या ऑफ NH8 की हम बात करते हैं। देखिए, एक प्रोजेक्ट अगर आप 60 मीटर रोड के ऊपर या 84 मीटर रोड के ऊपर होता है तो वहां पर फायदे और नफे नुकसान दोनों ही होते हैं। फायदा होता है कनेक्टिविटी का, आपको रोड से आगे नीचे नहीं जाना होता है, अलग जाना पड़ता है, 1-2 किलोमीटर अंदर नहीं जाना पड़ता है। और नुकसान नहीं कहेंगे, इसका अपने अपने फायदे और अपने अपना नुकसान देखने के तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों को, कुछ इन्वेस्टर्स को ये पसंद नहीं होता है कि चलता ट्रैफिक का मकसद ये है कि अगर एसपीआर रोड है, NH8 है, तो ये मान के चलिए कि उस पर हैवी ट्रक्स या बड़े व्हीकल्स का की आवाजाही उसके ऊपर काफी होगी दिन रात, जिसकी वजह से वो हॉन्क करते हैं, हॉर्न देंगे, चलने से धूल मिट्टी होती है, थोड़ा पोल्यूशन भी होता है। और जब हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एक सड़क से गुजरते हैं तो थोड़ा सा जमीन पे धड़कन भी आती है, हालांकि वो नेग्लिजिबल होती है, अपने अपने देखने का नजरिया है। तो अगर हम ऑफ एसपीआर या ऑफ NH8 की बात करते हैं तो NH8 से बामुश्किल यहाँ से आप देख के चलिए 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर तो आपको तय करना पड़ेगा। ये अगर सेक्टर 76 के द एस्पन की लोकेशन है, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप।
और एसपीआर से बामुश्किल 650 से 700 मीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर से भी कम। तो कहने के लिए ये ऑफ एसपीआर है, लेकिन ऑफ एसपीआर का मतलब ये नहीं है कि आपको काफी 15-20 मिनट लगेंगे अंदर जाने में। बामुश्किल 5 से 7 मिनट का डिस्टेंस है आपका एसपीआर से। इसमें फायदे ज्यादा ये हैं कि फायदा आपको यहाँ पर लोकेशन आप एसपीआर ही कह सकते हैं, पर जो हैवी ड्यूटी का ट्रैफिक का यहाँ पर आना जाना होगा एसपीआर पे, एनएच8 पे, आप उससे बच सकते हैं। अब दोबारा से दिखाएंगे हम इसको। ये देखिए, अगर इस एरिया की हम बात करते हैं, सेक्टर 76 की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, देखिए अगर राजीव चौक से आते हैं, हीरो होंडा से आते हैं, यहाँ पर आपको ये क्लोवर लीफ दिख रहा है। तो बिल्कुल क्लोवर लीफ से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले के ऊपर आपका ये सेक्टर 76 है। सेक्टर 74, 75 जो इस एरिया के अंदर है वो कमर्शियल डिसाइड हो चुके हैं 74, 75 पे। NH8 से आते हैं तो जैसे ही आप ये यहाँ पर खिड़की दोला टोल, यहाँ पर रेड डॉट से आप देख पा रहे हैं, वहां से क्रॉस करते हैं तो आपके लेफ्ट में यहाँ से सेक्टर 77, 78 की डिवाइडिंग रूट से आते हैं तो भी आप आ सकते हैं। तो कनेक्टिविटी की हम बात करें तो सेक्टर 76 जो है, सेक्टर 76 जो है, एक दिल्ली के या गुड़गांव के मेजर लैंडमार्क से वेल कनेक्टेड है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है आप कह सकते हैं। इस एरिया के अंदर यहाँ देख पा रहे हैं HSIDC का जो ग्लोबल सिटी आ रही है 1050 एकड़ के अंदर। यहाँ से आप क्लोवर लीफ के थ्रू अगर सीपीआर के थ्रू जाएंगे तो बामुश्किल आपको 30 से कम मिनट लगेंगे, 25 से 30 मिनट लगते हैं आपको। 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है, और 25 से 30 मिनट भी मैं आपको ट्रैफिक के समय के बता रहा हूँ मैं। क्लोवर लीफ यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं, ये क्लो के हिसाब से बना हुआ, बामुश्किल आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 1.5 से 2 किलोमीटर के रास्ते के ऊपर है। NH8 जो है, NH8 यहाँ से सेक्टर 76 से तकरीबन आप 1 किलोमीटर से कम का ही एरिया मान के चलिए, और आप 1 किलोमीटर से कम कह रहे हैं तो 5 से 7 मिनट का रास्ता है NH8 का। वापिस अगर NH8 पे अगर आप हीरो होंडा चौक, जो कि मेजर चौक है, अगर वहां जाना चाहें तो 7 से 8 किलोमीटर है, और आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे सेक्टर 76 जो व्हाइटलैंड एस्पेन की लोकेशन है वहां से जाने के लिए। साइबर सिटी अगर आप यहाँ से वापस एसपीआर एक्सटेंशन होते हुए अगर आप जहाँ अगर जाना चाहें, आपका इस एरिया के अंदर वापस जाना चाहें, तो अगर हम किलोमीटर्स की बात करें तो 12 से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और अगर हम इसको मिनट्स में बात करें तो आपको 20 से 25 मिनट लगते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, ये हमारी द्वारका एक्सप्रेसवे है 27.5 किलोमीटर की। यहाँ से वाया क्लोवर लीफ अगर सीपीआर के थ्रू जाना चाहें, या आप NH8 से यहाँ से कनेक्ट करना चाहें द्वारका एक्सप्रेसवे, तो 4 से 5 किलोमीटर, और अगर हम समय की बात करें तो 10 मिनट से भी कम समय लगने वाला है आपको। और आखिरी जो हमारा लैंडमार्क हर प्रोजेक्ट के लिए हम सबसे जरूरी समझते हैं, ये आप देख पा रहे हैं IGI एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट सेक्टर 76 से 76 से अगर आप किलोमीटर्स में बात करें तो 20 किलोमीटर पड़ता है, 20 से 22 किलोमीटर पड़ेगा आपको। और अगर आप समय की बात करें तो हिसाब से 35 से 40 मिनट लगने चाहिए आपको। चाहे तो आप यहाँ से क्लोवर लीफ के द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए जा सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है NH8 के थ्रू, यहाँ से क्लोवर लीफ NH8 के थ्रू जाना चाहें तो भी आप वापस दिल्ली की तरफ जाते हुए यहाँ पर IGI एयरपोर्ट जा सकते हैं। दोनों तरीके से जा सकते हैं। तकरीबन 20 से 22 या मैक्सिमम 25 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस लगेगा, और समय 30 से 40 मिनट लगेगा IGI एयरपोर्ट जाने के लिए। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है व्हाइटलैंड का एस्पन, और जिसकी हम बात कर रहे थे, देखिए यहाँ सेक्टर 71 में जो एसपीआर बैंक और एसपीआर जिसकी हम बात करते हैं 71 के अंदर इनका एक कमर्शियल है, ऑलमोस्ट पोजेशन के लिए तैयार है। नेक्स्ट 2 या 3 महीने के अंदर इसके पोजेशन हैंडओवर होने के चांसेस हैं अर्बन क्यूब्स के नाम से। पर एक और प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 103 के अंदर व्हाइटलैंड का, इस एरिया के अंदर यहाँ पर इसकी अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं अगस्त 2024 की। यहाँ आज हम जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो सेक्टर 76 के अंदर एस्पेन है। यहाँ आप देख सकते हैं व्हाइटलैंड द एस्पेन आइकॉनिक, द एस्पेन और द एस्पेन 1 जिसकी हम बात कर रहे थे, नए 2 टावर जिसके अंदर हाल फिलहाल के अंदर रेरा लिया गया है। तो जब भी हम किसी लग्जरी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है कि बिल्डर ने या डेवलपर ने कौन से ऐसे वेंडर्स हैं, जाने माने वेंडर्स हैं या नॉर्मल वेंडर्स हैं जिनको ऑनबोर्ड किया है, जिनके साथ हाथ मिलाया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पार्टनर हो, चाहे आपके वो लैंडस्केपिंग पार्टनर हो। क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो होती है करोड़ों में होती है, तो आपका एंड यूजर है तो भी आपके लिए जानना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टर के तौर के ऊपर आप इसको देख रहे हैं तो भी यह जानना बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल डिजाइन कंसल्टेंट जो हैं इस प्रोजेक्ट के वो हैं हफीज कॉन्ट्रैक्टर जी।
और आपके जो प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है उसके बाहर का एरिया जो ओपन एरिया होता है, जहाँ पर ग्रीनरी होती है, स्विमिंग पूल्स होते हैं, हरियाली के तौर पे हम जिसको ग्रीन एरिया बताते हैं, वो लैंडस्केपिंग हम उसको बोलते हैं। तो लैंडस्केपिंग के जो आर्किटेक्ट हैं वो क्रिस्टोफर जोन्स हैं, ओरेकल्स के साथ मिलकर इसको डिजाइन किया गया। तो लैंडस्केपिंग पार्क जो आर्किटेक्ट है वो ओरेकल्स आप कह सकते हैं। एस्पन के अंदर जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर जो उनकी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं माई वन टेक्नोलॉजी के अंदर, वो शाहपुरजी पलौंजी हैं, वन ऑफ द बेस्ट। और ये 100 साल से भी ज्यादा की लेगेसी है शाहपुरजी पलौंजी की, हिंदुस्तान में नहीं बाहर। अब जो उसके पूरे स्ट्रक्चर है उसकी देखभाल करने के लिए कि कहाँ पर सब कुछ सही से हो रहा है, उसके लिए विंटेक कंसल्टेंट्स को हायर किया गया है जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर हैं। एमईपी जिसको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग बोलते हैं, एमईपी बहुत जरूरी है किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो एमईपी जो कंसल्टेंट्स है वो सेनेलैक उन्होंने हायर किया गया है या एज अ वेंडर इनको अपॉइंट किया गया है। एमईपी कंसल्टेंट्स जिसको हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग एमईपी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एज अ ग्रुप कंसल्टेंट इन सबको देखरेख करने के लिए आपको आईआईटी हैदराबाद को एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया है। और ट्रैफिक कंसल्टेंट, ट्रैफिक के बारे में आपको थोड़ा बताऊं। ट्रैफिक ऐसा ना हो कि टावर से बाहर निकलते ही आपको एकदम से कोई गाड़ी आ जाती है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी या कार या आपकी जो विजिटर्स पार्किंग है, कहाँ से गाड़ी एंटर करेगी प्रोजेक्ट के अंदर, कहाँ से आपकी पार्किंग जाएगी, पार्किंग से बाहर निकलते ही किस तरीके से वो आपके टावर के सामने कार आएगी, तो इसको सबको मैनेज करना पड़ता है। एक जब भी हम लग्जरी की बात करते हैं तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे के अंदर आपको इसको मैनेज करना पड़ता है, जिसको हम ट्रैफिक मैनेजमेंट कहते हैं, इंटरनल ट्रैफिक मैनेजमेंट कहते हैं। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एक वेंडर को हायर किया गया है व्हाइटलैंड के द्वारा, टीटीईसी या टीटेक जो भी आप कहना चाहें, वो आपका इंटरनल ट्रैफिक को मैनेज करेंगे। तो लग्जरी प्रोजेक्ट की जब आप बात करेंगे या बात करना चाहते हैं तब आपके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। अब थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन लैंड पार्सल जो है वो 22-23 एकड़ का है, उसमें से 7.5-8 एकड़ जो है वो लो राइज फ्लोर आ रहे हैं स्ट्रीट +4 के साथ, जिसका नाम ब्लिसविल है। और आज हम जिसकी बात करेंगे वो एस्पन की हाई राइज की बात करेंगे। तकरीबन 14.5 या 15 एकड़ का लैंड पार्सल है। अब 15 एकड़ के लैंड पार्सल को डेवलपर ने 2 या 3 हिस्सों के अंदर फेज बाय फेज या सेक्टर बाय सेक्टर डिवाइड कर दिया है। समझने में भी आसान रहेगा, बेचने में भी आसान रहेगा और आपको समझाने में भी मुझे आसानी है। देखिए यहाँ पर अगर आप ये जो देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाते हैं। यहाँ पर 4 टावर हैं, 1 2 3 4। इसको हम जानेंगे क्लस्टर 1 के नाम से या सेक्टर 1 के नाम से। यहाँ पर भी 4 टावर हैं, 5 6 7 8। इसको हम जानेंगे क्लस्टर 2 के नाम से या फेज 2 के नाम से। यहाँ पर स्टैंड अलोन टावर है आइकॉनिक, एक ही टावर है तकरीबन 2 एकड़ के 1.5 एकड़ के लैंड पार्सल में। इसको भी हम क्लस्टर 2 का ही एक पार्ट जानेंगे, जस्ट टू ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। तो क्लस्टर 1 के अंदर या सेक्टर 1 के अंदर 4 टावर हैं, 1 2 3 4। क्लस्टर 2 के अंदर या फेज 2 के अंदर या सेक्टर 2 के अंदर भी 4 टावर प्लस आइकॉनिक है, 5 6 7 8। और इसको हम आइकॉनिक, ये एक स्टैंड अलोन अलग से टावर है 3 to the 4 का। अब इसको थोड़ा सा और दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जब हमने रीसेंट के अंदर बात की थी, जो लेटेस्ट रेरा आया है तकरीबन 2.5 एकड़ के अंदर, यहाँ पर इस एरिया में आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर से डिनोमिनेटेड टावर 10 और टावर 11। ये हम फेज 3 की बात करेंगे या क्लस्टर 3, जिसको जो भी आप समझना चाहें। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, डेवलपर ने ये जो 2 टावर यहाँ पर आपको टावर 10 और टावर 11 दिख रहे हैं आपको, इसका नाम रखा है द एस्पन 1, द एस्पन 1। और ये जो हम इस क्लस्टर 1 और 2 की बात कर रहे थे, 4 इन टावर को T1 T2 T3 T4 5 6 7 8, यहाँ पर इसका नाम दिया गया है एस्पन। और ये जो एक स्टैंड अलोन टावर है इसको आइकॉनिक नाम दिया गया है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं एस्पन आइकॉनिक, ये एक टावर है जिसको टावर नंबर 9 अगर आप देना चाहें तो सीरीज में हो जाएगा 1 से लेकर 8। ये 9वां टावर, ये 10वां और ये 11वां। यहाँ पर रेड कलर से जो मार्क्ड है इसका नाम है एस्पन।
और ये जो गोल्डन कलर से या ब्लू कलर से डोमिनेट है, इसका नाम है एस्पेन 1। तो कुल मिला के अगर हम बात करें एस्पेन हाई राइज के अंदर, तो इसके अंदर 11 टावर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 हाई राइज टावर की इस प्रोजेक्ट को हम एस्पेन के नाम से हम जानते हैं। और थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बताता हूं। मैं अब क्लस्टर 1 के लिए यहाँ पर एक अलग से क्लब हाउस बनाया गया है, स्विमिंग पूल बनाए गए हैं। इसी तरीके से क्लस्टर 2 के लिए या सेक्टर 2 के लिए एक अलग से क्लब हाउस बनाया गया है और स्विमिंग पूल्स बनाए गए हैं। और ये सिर्फ स्टैंड अलोन टावर है अकेला, यहाँ पर आपको आइकॉनिक टावर दिख रहा है, इसका भी क्लब विद इन द बिल्डिंग है और अलग से स्विमिंग पूल है। और ये जो 2 टावर नए टावर अभी लॉन्च हुए हैं, अभी इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, एस्पेन 1 के नाम से टावर 10 और टावर 11, इनका अलग से, क्योंकि ये छोटा लैंड पार्सल है, तो यहाँ पर जो रेजिडेंट होंगे ये क्लस्टर 1 के इस टावर के, इस क्लस्टर के क्लब हाउस को यूज कर सकते हैं। हालांकि ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, पर सबसे नजदीकी जो इनका क्लब हाउस रहेगा वो क्लस्टर 1 का ये वाला इस एरिया में जो दिख रहे हैं ये क्लब हाउस रहेगा। अब समझने के लिए, आसानी करने के लिए इन क्लब्स के नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्लस्टर 1 की जो बात कर रहे हैं, टावर 10 और 11 जो यूज कर सकते हैं, सबसे नजदीकी है, उसको नाम दिया गया है क्लब अरोरा, क्लब AURORA, क्लब अरोरा नाम दिया गया है। यहाँ पर क्लस्टर 2 या सेक्टर 2 के अंदर, इस एरिया के अंदर जो क्लब बनाया जाएगा उसको नाम दिया जाएगा क्लब सोल, SOL, क्लब सोल के नाम से उसको जाना जाएगा। और यहाँ आइकॉनिक के अंदर जो विद इन द बिल्डिंग जो क्लब आएंगे, तो उसका क्लब का नाम दिया जाएगा एस्ट्रम, ASTRUM, एस्ट्रम। तो जो क्लब्स हैं देखा जाए तो 1 2 3 क्लब हैं, पर जानने की बात यह है, समझने की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि आइकॉनिक वाले जो है वो सोल में नहीं जा सकते या अरोरा में उनको जाना अलाउड नहीं है। इसी तरीके से क्लब अरोरा वाले एक्सेस है उनको क्लब सोल और क्लब एस्ट्रम जाने में। तो देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 क्लब हाउसेस हैं, मल्टीपल स्विमिंग पूल्स हैं, और अगर हम क्यूमुलेटिव स्क्वायर फीट के अंदर एरिया की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एस्पेन जो कि एक हाई राइज प्रोजेक्ट है, वहां पर क्लब हाउस का जो एरिया है वो तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। तो अगर हम क्यूमुलेटिव क्लब अरोरा, सोल और एस्ट्रम को हम इकट्ठा करते हैं तो तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया निकल कर आता है। ये मैं इकट्ठा आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप एस्ट्रम और अरोरा और सोल आपको एक्सेस अलाउड है, लिस्टविल हालांकि अलग है। फेज 1 वाले या क्लस्टर 1 वाले क्लस्टर 2 को एक्सेस कर सकते हैं, क्लस्टर 1 और 2 वाले या 3 वाले आप क्लब एस्ट्रम को या आइकॉनिक क्लब को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल स्विमिंग पूल्स है, ओपन टू ऑल है, ये मैं एस्पेन की बात कर रहा हूं। मैं 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर क्लब हाउसेज आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप और देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है क्या क्या फीचर्स क्या क्या हैं आपके क्लब अरोरा के अंदर। चिल्ड्रंस प्ले एरिया इस एरिया के अंदर आएगा, स्विमिंग पूल लगून की शेप के अंदर, मैंने समझाया था आपको एक नॉर्मल स्विमिंग पूल जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होता है उसमें और एक लगून एरिया के अंदर क्या फर्क होता है। लगून थोड़ा सा देखने में और खूबसूरत होता है, इरेगुलर शेप होता है और स्विमिंग पूल के जितना गहरा नहीं होता है, वी कॉल इट एज अ लगून पूल। ये ओपन पूल डेक है, सिटिंग एरिया बनाया गया है, संकन डेक बनाया गया है, जकूजीज दिए गए हैं, ये हम अरोरा की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से सॉल के अंदर भी जकूजी है, यहाँ पर इस एरिया के अंदर आपका चिल्ड्रंस पूल है, मल्टीपर्पज कोर्ट भी दिया हुआ है, संकन डेक दिया गया आपके बैठने के लिए, फिटनेस एरिया, ओपन पूल, ओपन जिम एरिया, क्रिकेट पिच दी गई है, लॉन टेनिस पिच दी गई है। और यहाँ बात करते हैं क्योंकि ये विद इन द प्रीमिसेस, विद इन द बिल्डिंग है, तो पूल साइड का डेक दिया गया है, स्विमिंग पूल है, हॉस्पिटैलिटी डेक दिया गया है जकूजी के साथ। जो ओपन एरिया या ग्रीन एरिया या हम जो किड्स प्ले एरिया कहते हैं वो मेजर आपका क्लब सोल और क्लब अरोरा के पास है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इस एरिया के अंदर आपका बास्केटबॉल कोर्ट, लॉन टेनिस कोर्ट और क्रिकेट पिच दी गई है। तो एवरीथिंग दैट हैज टू बी देयर इन द लग्जरी प्रोजेक्ट, वो आपको यहाँ पर यू नेम इट एंड यू विल फाइंड इट, एवरीथिंग इज देयर क्लब एस्पेन की। या अगर हम फीचर्स की और एमिनिटीज की बात करते हैं क्लब हाउसेस के साथ, दोबारा से दिखाने की कोशिश की गई है इस एरिया के अंदर फेज 1 या सेक्टर 1 क्लस्टर 1 के
दाईं तरफ इस एरिया के अंदर टावर 10 और टावर 11 आ रहे हैं। ये क्लस्टर 1, ये क्लस्टर 2, के साथ में ये आइकॉनिक। ये एक मास्टर प्लान है एस्पेन का। थोड़ा और नजदीकी से देखें तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको टावर 10 और ये टावर 11। इस तरीके से ये ड्राइववे बनेगा। यहाँ पर पेवमेंट प्लेटर है, ट्री ग्रीन, यहाँ पर ये देखेंगे आप, यहाँ पर चिल्ड्रंस प्ले एरिया, टी ग्रोव्स, एवरीथिंग। ये छोटा लैंड पार्सल है, बावजूद इसके बहुत खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। अब इसका थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर EWS, अब EWS अब ये आप देखेंगे तो आपके इस विसिनिटी, आपके इस प्रेमिसेस से बाहर है। ये 24 मीटर की रोड है, रोड के उस तरफ EWS है। इसका फायदा क्या होता है कि EWS के अंदर जो आवाजाही होती है आपके फ्लोर से या आपकी बिल्डिंग से, वो बहुत दूर है। यहाँ इसकी एंट्री भी अलग है और यहाँ पर आपके जो प्रोजेक्ट्स की हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से आपको आपकी टावर से दिखाई भी नहीं देगा। ये एक बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है जब आप एक लग्जरी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है, ये भी ध्यान देने की बात है। टावर 1, टावर 2, 3 और 4 हम फेज बाय फेज बात करेंगे। यहाँ पर पहली जो सबसे जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कॉर्नर के अपार्टमेंट्स हैं, टावर 1 की बात करें, इस एरिया के अंदर देख पा रहे हैं आप, यहाँ अगर ये 2 टू द कोर हैं अपार्टमेंट्स, यहाँ सारे 2 टू द कोर, मतलब एक फ्लोर पे आपके 2 अपार्टमेंट रहेंगे। अगर हम टावर 1 की बात करते हैं और इसको एक अपार्टमेंट मानते हैं, इसको सेकंड अपार्टमेंट मानते हैं, तो यहाँ पर कॉर्नर्स के जो अपार्टमेंट्स दिए गए हैं, चाहे वो T1 का ये वाला हिस्सा हो, चाहे T4 का ये वाला हिस्सा हो, वो 4 BHK हैं। 4 BHK जो बड़े अपार्टमेंट्स हैं वो कॉर्नर अपार्टमेंट्स हैं इस क्लस्टर में भी। और इसी तरीके से अगर हम इस क्लस्टर की बात करते हैं, क्योंकि ये 5 टावर नंबर 5 जो देख पा रहे हैं, इसके दोनों साइड से ओपन है, तो यहाँ पर आपका इस तरफ वाला, दाएं तरफ वाला भी और बाएं तरफ वाला भी आपका 4 BHK है। टावर 6 की बात करते हैं तो टावर 6 के अंदर भी आपको यहाँ पर ये वाला अपार्टमेंट आपको 4 BHK दिखेगा और यहाँ पर टावर 8 में ये वाला अपार्टमेंट आपको 4 BHK दिखेगा। हर एक टावर 2 टू द कोर है, कॉर्नर अपार्टमेंट्स जो हैं वो आपके 4 BHK हैं। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि बाकी जो 3 BHK के और 4 BHK के जो 3 BHK साइजेस हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। यहाँ अगर आपको दिख पा रहा है तो 3 BHK के साथ यहाँ पर L2 है, यहाँ 3 BHK के साथ स्मॉल है, यहाँ पर 3 BHK के साथ लार्ज 1 है। हम साइजेस के बारे में दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो हर एक टावर के अंदर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, कॉर्नर अपार्टमेंट्स जो हैं वो 4 BHK के हैं और जो साइड अपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर भी, चाहे वो 3 BHK के हैं, साइजेस के अंदर थोड़ी सी वेरिएशन है, अलग अलग साइजेस दिए गए हैं। अब साइजेस की बात करते हैं। पहले तो मैंने आपको टोपोलॉजी बताई कि जहां से देखिए, अगर आपको देख पा रहे हैं तो 3 BHK अगर आप S पढ़ेंगे, 3 BHK स्मॉल पढ़ेंगे इस तरीके से, यहाँ पर टावर 2 के अंदर आपका 3 BHK स्मॉल और 3 BHK L2 है। इसी के साथ लगती स्लाइड में यहाँ बताया गया कि अगर हम स्मॉल की S की बात करेंगे, L2 की बात करेंगे, तो उसमें क्या स्क्वायर फीट निकल कर आ रहा है एज पर द डेवलपर। तो 3 BHK स्मॉल की अगर हम बात करते हैं तो उसका साइज है 2290 2290। 3 BHK जहां पर L1 लिखा हुआ है, जहां पर भी आप देख पाएंगे 3 BHK के साथ आप L1 यहाँ पर आपको मैंने दिखाया था, तो वहां पर जो साइज निकल कर आ रहा है 2766 का साइज है। तो 3 BHK के अंदर साइजेस आप देख लीजिए, 2290 से स्टार्ट होकर ये 2937, 2290 से स्टार्ट होकर 2937 के साइजेस हैं आपके 3 BHK के। स्मॉल, लार्ज 1, लार्ज 2, लार्ज 3, 2290, 2766, 2795, 2937। ध्यान देने वाली बात है, जब भी आप 3 BHK के बारे में पिच करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अब उसको पढ़ना कैसे है, S, L1, L2, L3, इसके साथ आप यू कैन जॉइन द डॉट्स, L2, S, L1, और इस तरीके से आपका ये पढ़ सकते हैं। आपके यहाँ पर L1, L2 स्मॉल, ये देखिए स्मॉल, L1, L2 और L3। अब 4 BHK की बात करते हैं तो 4 BHK के साइजेस जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 3243 3243 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके 3243 स्क्वायर फीट प्रिसाइसली से स्टार्ट करके 4054 4054, जो सबसे बड़ा साइज 4 BHK का है वो 4054 स्क्वायर फीट का है।
यहाँ देखिए मेंशन भी है L2 के टावर 8 में। तो ये टावर 8 का L2, तो ये सबसे बड़ा साइज है, कॉर्नर है, और टावर 8 में ये इसका साइज है 4054। और अगर आप 4 BHK के सबसे छोटे S1 की बात करेंगे तो 3243 यहाँ पर ये 4 BHK का सबसे छोटा साइज है और यहाँ 4 BHK का सबसे बड़ा साइज है। हर टावर के 3 BHK का साइज लगभग अलग है, ये आपको ध्यान देने की बात है। मेंशन क्या कर रखा है इस स्लाइड के अंदर, आप क्लियरली मेंशन कर रखा है। अब देखिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से है, यहाँ पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। टावर के अंदर 1 के बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन है 4 BHK L1 के साथ एक 3 BHK का L2 कॉम्बिनेशन है। 4 BHK L1 के साथ 3 BHK L2 का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर टावर 1 की बात करें, आपको साइजेस यहीं से पता चल जाएंगे। तो आप अगर हम यहाँ जाते हैं टावर 1 की बात करते हैं, 4 BHK L1 यानी कि 4 BHK L1 3890 स्क्वायर फीट, यहाँ देखिए 3890, और 3 BHK L2 यहाँ पर 2795। तो टावर 1 के अंदर अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो आपका एक साइज निकल के आएगा 3890 का, आपका जो कॉर्नर अपार्टमेंट है, और जो दूसरा साइज निकल के आएगा L2 का वो आपको 2795 का निकल के आएगा। इसी तरीके से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है हर टावर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर फेज 1 फेज 2 या क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 की बात हो रही थी। अब थोड़ा सा और यहाँ पर जो हमारे ये टावर नंबर 10 और टावर नंबर 11 है, ये थोड़े से अलग हैं। इसके बारे में आपको बताऊंगा। जो टावर नंबर 10 है इसकी बात करता हूं। यहां पर आपके दो साइजेस हैं, 3 BHK के स्मॉल और 3 BHK के लार्ज। यहां पर 2330 और 2535, 2330 स्क्वायर फीट और 2535 स्क्वायर फीट का ये टावर 10 के अंदर है। और टावर 11 में एक ही साइज है आपका 2740 का, 3 BHK का, दोनों ही 3 BHK हैं, 2740 का। इसकी हम बात करें तो इसमें एक ही साइज है आपका। तो अगर आप इसको ध्यान से समझते हैं तो यहाँ पर आपको टोपोलॉजी के साथ एरिया और यहाँ पर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। देखिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उसको एक ही पेज के ऊपर मैंने आपको दोबारा से समझाने की कोशिश की है। डिजाइन आर्किटेक्ट, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन पार्टनर, ट्रैफिक कौन मैनेज करेगा, ये लैंड पार्सल है, 14.5 एकड़ का एस्पेन है और 6.5-7.5 एकड़ का लगभग ब्लिसविल है। क्यूमुलेटिव यानी कि क्रम ऑरोरा, सॉल और एस्ट्रम को हम इकट्ठा करें तो लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया निकल कर आता है। अब एक और बात, यहाँ पर आपकी विसिनिटी के अंदर ही एरिना 76 के नाम से एक लगभग 0.25 एकड़ के अंदर, एकड़ का चौथाई हिस्से के अंदर एक कमर्शियल लाया गया है। विसिनिटी से बाहर जाने की अब जरूरत नहीं हो। आपको डेली यूजेस की जो आपका सामान होता है, चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे फार्मास्यूटिकल्स की हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे ड्राई क्लीनर्स हो, आपको विद इन द प्रेमिसेस एरिना 76 के नाम से एक 30,000 स्क्वायर फीट का कमर्शियल भी आपको सुविधा के लिए दिया गया है विद इन द विसिनिटी। अब एमिनिटीज की बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर फ्लोर लेते हैं, फ्लैट लेते हैं तो आपको दिया क्या जाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये लग्जरी है तो यहाँ पर आपको VRV एयर कंडीशनिंग दी जाएगी पूरे घर के अंदर, बेडरूम के अंदर, आपका डाइनिंग एरिया के अंदर, आपके लॉबी के अंदर VRV एयर कंडीशनिंग है। और किचन की हम बात करें तो किचन ज्यादातर हमको ये समझ में आती है या आप समझते हैं कि मॉड्यूलर किचन है, साथ में चिमनी और हॉब दे दिया गया। पर इस केस के अंदर यानी कि एस्पेन के केस के अंदर आपको फुली फर्निश्ड किचन मिल रही है विद ऑल द वाइट गुड्स, जिसके अंदर आपका रेफ्रिजरेटर भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है, डिश वॉशर भी है और आपके साथ आपको एक वॉशिंग मशीन भी दी जा रही है। तो बाकी रहेगी बेडरूम्स के अंदर। बेडरूम्स के अंदर आपको जनरली आप क्या देखते हैं कि मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वार्डरोब्स दे दी जाती हैं या आपको वॉकिंग क्लोजर्स दी जाती हैं। बट इन दिस केस व्हेन यू टॉक अबाउट एस्पेन, तो हर बेडरूम के अंदर आपको आपका बना के दी जाएगी। आपको इसको क्लोजेट बोल लीजिए, आपको इसको वार्डरोब बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहें, आपको बना के दी जा रही है। साथ ही में अब पार्किंग की बात करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए जो 3 BHK हैं उनके साथ एक कार पार्किंग की सुविधा दी जा रही है और जो आपके 4 BHK हैं वहां पर 2 कार पार्किंग की आपको फैसिलिटी दी जा रही है।
एक और बात जो लग्जरी के साथ जुड़ी हुई होती है, सीलिंग हाइट। हम हर बार बात करते हैं सीलिंग हाइट। जनरली आपने देखा है प्रीमियम प्रोजेक्ट या अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर तकरीबन 10.5 फुट की क्लियर हाइट होती है, जमीन से लेकर आपकी छत तक की ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम। क्लियर हाइट लगभग 10.5 फुट की होती है या 11.25 फुट की बात करते हैं तो। बट एस्पेन के अंदर सबसे बड़ी बात, आपको क्लियर हाइट जो जमीन से लेकर आपकी छत तक की ऊंचाई दी जा रही है वो 11 फीट एंड 2 इंचेस की क्लियर सीलिंग हाइट दी जा रही है। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। जनरली प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जब एंटर करते हैं, जब एक टावर के अंदर आप एंटर करते हैं, सामने आपको जो सामने एंटर करते समय आपको लिफ्ट का सामने वाला एरिया होता है उसको हम लॉबी बोलते हैं या एंट्रेंस लॉबी बोलते हैं, जहां पर आप बैठ सकते हैं, आपके कोरियर वाले आते हैं, आपके जानने वाले आते हैं। जनरली आपने देखा है वो डबल द हाइट होता है। एस्पेन के अंदर वो ट्रिपल हाइट की लिफ्ट लॉबी दी जा रही है। 32 से 33 फुट की ऊंचाई होगी आपकी जमीन से लेकर जहां पर आपका शंडर लगता है। हम बात कर रहे हैं एंट्रेंस लॉबी की, क्योंकि एंट्रेंस लॉबी अगर आपकी ग्रैंड एंट्रेंस होती है तो उसकी एक अलग ही व्यू आता है, एक अलग ही आपकी लग्जरी की फीलिंग आती है। और जैसे कि एक जनरल एक लग्जरी प्रोजेक्ट के अंदर होता है, यहाँ पर आपको फैसिलिटीज के नाम पे आपको सोना भी मिलेगा, स्पा भी है, आपके क्लब हाउसेस में मिनी थिएटर भी है। और अगर आप WFM वर्क फ्रॉम होम का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए डेडिकेटेड आपको स्पेस भी दी जाएगी, आपको आपके क्लब हाउसेस के अंदर। बिजनेस सेंटर है, अगर आपकी कोई मीटिंग है, पेट्स प्ले एरिया आपका अलग से एक एरिया होगा जहाँ पर आप अपने पेट्स के साथ उनको साथ में शाम को ले जा सकते हैं। लिफ्ट्स की बात करें तो हर टावर के अंदर 3+1 लिफ्ट का प्रोविजन है। 3+1 का मतलब ये होता है, जनरली क्या होता है 3 लिफ्ट जो होती हैं वो पैसेंजर्स के लिए या रेजिडेंशियल यूज के लिए जो होती हैं जिसमें से लोग आवाजाही करते हैं, और एक का मतलब ये होता है सर्विस लिफ्ट बोलते हैं। एक बड़ी स्टेप साइज की लिफ्ट होती है जिसमें से आपका सामान आप ले जा सकते हैं, घर का आपका फर्नीचर। तो हर टावर के अंदर 4 लिफ्ट होंगी जिसमें से 3 आपके रेजिडेंशियल यूज के लिए होंगी और एक आपकी सर्विसेज के लिए यूज की जाएंगी। यहाँ जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा और दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। क्लस्टर 1 के अंदर जैसे बताया था आपको 1 2 3 4 क्लब 1 2 3 4 टावर्स हैं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फ्लोर्स जो हैं वो क्लस्टर 1 के अंदर ग्राउंड के साथ आपको 31 फ्लोर्स दिए गए हैं और सभी फ्लोर जो हैं 2 टू द कोर हैं। इसी तरीके से हम क्लस्टर 2 की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम टावर 5 6 7 8 मैंने आपको जो दिखाया था वो भी 2 टू द कोर है, यानी कि एक फ्लोर के ऊपर आपको 2 अपार्टमेंट लग्जरी अपार्टमेंट मिलेंगे। यहाँ पर आपको 2 मंजिल एक्स्ट्रा यानी कि ग्राउंड के साथ आपको तकरीबन 33 फ्लोर आपको दी जा रही है। क्लस्टर 2 की बात कर रहे हैं। अब हम तीसरे फेज की बात करते हैं। यहाँ पर जो 2 एकड़ का 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल जो अभी रिसेंटली अभी आया है जिनका रेरा, जहाँ पर आपका टावर नंबर 10 और टावर नंबर 11 आ रहे हैं 2.3 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर। यहाँ पर ये टावर जो है इनकी हाइट जो है वो सबसे ज्यादा है। टावर नंबर 10 और टावर नंबर 11 जो है वो 42 मंजिल के हैं, ध्यान दीजिएगा। 42 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड के साथ आपके 42 फ्लोर्स हैं। और जो टावर नंबर 10 है जिसमें आपको बताया था 3 BHK के 2 साइजेस हैं, 4 टू द कोर है। 4 टू द कोर है टावर नंबर 10। और जो टावर नंबर 11 है जहां पर एक ही साइज मैंने आपको बताया था 2740 स्क्वायर फीट का 3 BHK आ रहा है, वो 2 टू द कोर है। 2 टू द कोर यानी कि जो टावर नंबर 10 है जिसके अंदर 3 BHK है, जिसके 2 साइजेस हैं 2323 और 2535 के, वो 4 टू द कोर है। एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट्स नहीं है। और इसी के साथ डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी थी। और हम प्रोजेक्ट के बारे के अंदर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, एज पर डेवलपर जो है वो सोल्ड आउट है ये प्रोजेक्ट। और तो प्राइसेस के बारे में हम इतनी बात नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। प्राइसेस के बारे में और पेमेंट प्लान के बारे में आप अपने टीम लीड से टीम हेड से बात कर सकते हैं। प्रोजेक्ट अंदर फेज 3 के अंदर क्लस्टर 3 के अंदर जो 2 टावर है, टावर नंबर 10 और टावर नंबर 11, उसके अंदर इन्वेंट्री अभी मौजूद है। आप उसके बारे में हमसे जानना चाहें तो आप हमसे बात कर सकते हैं। टावर नंबर 10 और टावर नंबर 11 की बात करें तो। थैंक यू। तो आज हमने डिटेल शेयर की थी वाइटलैंड के एस्पेन प्रोजेक्ट की। अगली बार जल्दी मिलते हैं आपसे नई लोकेशन पे, नए प्रोजेक्ट के साथ, नए प्राइस टैग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।